नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। लेट एक्स एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड वाई दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 5 9 11 15 एंड 16। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फंक्शंस फ्रॉम एक्स टू वाई। देखो आपको तीन रिलेशन समझ लो या फंक्शन दे रखे हैं, रिलेशन ही समझो या यहाँ पे उसने उस सेट बोला है। देखो ये सब सेट की फॉर्म में है, तो इसने कहा है कि ये जो सेट F1 है क्या एक फंक्शन है एक्स टू वाई में। तो देखो फंक्शन कब होता है, मान लो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है। देखो फटाफट रिवाइज करा देता हूं। तो आप कहेंगे ए सेट में अगर ए बी सी है, बी सेट में मान लो 1 2 3 4 कितने भी एलिमेंट्स हैं, तो ए सेट के सभी एलिमेंट्स की इमेज किस में होनी चाहिए, बी सेट में होनी चाहिए। मतलब जैसे ए की इमेज 1 है, बी की इमेज मान लो 2 है, सी की इमेज क्या है 3 है, तो ए सेट के सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए। दूसरी बात, ए सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनमें जैसे मान लो बी की इमेज 1 है, ये चलेगा, बट ये नहीं हो सकता फिर बी की इमेज 2 हो। समझ रहे हो बात को? ये वाला प्रोसेस हमें फंक्शन के लिए समझना पड़ेगा सबसे पहले। ओके, तो आई थिंक फंक्शन की डेफिनेशन जिसको क्लियर है ना उसके तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, और जिसको क्लियर नहीं है उसको मैंने समझा दिया भाई। अब इतना ज्यादा डीपली अगर तुझे फंक्शन ही समझना है बच्चा, तो फिर तो फंक्शन का स्टार्टिंग वीडियो देखना पड़ेगा। अब फंक्शन में दूसरी बात हम डायरेक्टली क्या चेक करते हैं, हम देखते हैं फंक्शन में जो ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे F1 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे। भाई फंक्शन जो होगा उसकी जो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म होगी वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगी। तो ऑर्डर्ड पेयर में हमें क्या ध्यान देना है सर, ऑर्डर्ड पेयर में हमें फर्स्ट एलिमेंट को देख लेना है 1 2 3 4। क्या 1 2 3 4 जैसे फंक्शन यहाँ पे एक्स टू वाई भी बताया ना इसने, फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई है, तो इस पहले सेट से बिलोंग कर रहे हैं। और क्या पहले सेट के सारे एलिमेंट हैं 1 2 3 4? यस। तो हमने कहा ठीक है भाई, पहली कंडीशन तो ठीक है कि ऑर्डर्ड पेयर में पहला जो एलिमेंट है वो पहले सेट से मतलब डोमेन से बिलोंग कर रहा है। पहली बात क्लियर हुई। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, क्या पहले सेट के सारे एलिमेंट आ गए क्या? हाँ सारे एलिमेंट्स आ गए, तो यस ये एक फंक्शन है। क्या ये बात क्लियर हुई भाई? हाँ सर, ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन। सीधी सी बात है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ब्रैकेट में मैं यहाँ पे डोमेन लिख देता हूं, इसको डोमेन बोलते हैं, हैव यूनिक इमेज इन सेट वाई। ए नहीं यहाँ पे एक्स है बचा, तो यहाँ पे एक्स ही लिख लेते हैं अपन भी, क्यों ए में जाएं फिर, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कोडोमेन। अब दूसरा तरीका क्या है सर, दूसरा तरीका अपन वेन डायग्राम बना के समझे। तो आई थिंक यहां से बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए तुम्हारे को। फिर मैं बात करता हूं F2 की। F2 क्या है, 1 1 2 7 3 5 है। हमने यहाँ पे देखा सर पहला एलिमेंट 1 है 2 है 3 है, बट 4 जो है वो बिलोंग कर रहा है एक्स से, यस और नो। बट 4 नॉट हैव इमेज इन कोडोमेन, यस और नो भाई। यहाँ पे 4 है ही नहीं, तो इसका मतलब 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए था अगर फंक्शन बनाना है तो। रिलेशन तो है ये जो F2 ये रिलेशन है, बट ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो डोमेन में है, बट उसकी कोई इमेज नहीं है किसमें, कोडोमेन में, तो इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन। डायरेक्ट ऐसे समझना पड़ेगा, बड़े हो गए तुम, ठीक है। यहाँ पे लिख दो इट इज ए फंक्शन, ये हमारा क्या एक फंक्शन है। ओके, क्यों है? क्योंकि डोमेन के सारे एलिमेंट्स की इमेज कोडोमेन में, और वो भी यूनिक इमेज है। ओके, अब बात करते हैं F3 की। तो मैंने कहा F3 को बड़े ध्यान से मैंने देखा, ये लिखा हुआ है 1 5 2 9 3 1 4 5 और 2 11। तो हमने देखा, तो हमने कहा देखो सर ऑर्डर्ड पेयर्स देखे, और ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट देखा, 2 ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट सेम आ गया, मतलब यूनिक इमेज नहीं है किसकी, 2 की। 2 डोमेन में है और इसकी यूनिक इमेज नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे सिंस 2 बिलोंग्स टू एक्स, 2 हैव 2 डिफरेंट इमेजेस इन कोडोमेन, इन कोडोमेन। होना ये चाहिए था कि जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए थी कोडोमेन में, बट यहां पे तो डिफरेंट इमेजेस आ गई। मतलब 2 की इमेज 9 भी है और
2 की इमेज 11 भी है, ये नहीं हो सकता फंक्शन में। फंक्शन में एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो सकती है। क्या ये बात क्लियर है भाई सबको? तो इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन। ये जो आपका सेट है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि 2 के पास 2 इमेजेस हैं और ये फंक्शन की डेफिनेशन के खिलाफ है। तो फंक्शन कह रहा है साहब तो दूरी रहे मेरे से। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। लेट ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड एफ फ्रॉम ए टू जेड है। जेड आपका क्या है? इंटीजर है। पी ए फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स। इस बात का मतलब क्या है? देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे छोटी छोटी बातें लिख देता हूं। ए सेट मुझे गिवन है 12, 13, 14, 15, 16, 17। ओके, फंक्शन फ्रॉम ए टू जेड है, जेड इंटीजर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? फंक्शन कह रहा है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स। मतलब फंक्शन एक मशीन की तरह काम करता है, आपको थोड़ा सा दिमाग में लॉजिक बैठाना पड़ेगा। अगर आपने फंक्शन के अंदर x डाला तो ये x के प्राइम फैक्टर करेगा और उसमें से हाईएस्ट को आपको आउटपुट देगा। मतलब फंक्शन में आपने अगर 2 डाला तो ये 2 ही देगा। क्यों? क्योंकि 2 के प्राइम फैक्टर में 2 ही आता है। 1 इंटू 2 नहीं लिख सकते आप, लिख सकते? देखो लिखते तो हैं बट लिखना नहीं है क्योंकि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। अगर आपने मान लो 6 डाल दिया फंक्शन के अंदर, f6 की वैल्यू निकालनी, 6 डाला तो 6 के फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 3 आएगा। अब इन दो प्राइम फैक्टर में बड़ा कौन है? 3 है, तो f6 का आंसर आएगा 3। क्या ये बात पकड़ में आई क्या? देखो फंक्शन ये बड़ा लॉजिकल एक फंक्शन है, इसको समझना पड़ेगा तुम्हारे को कि फंक्शन कह रहा है साहब मैं मेरे अंदर कुछ भी डालो आप, मैं आपको हाईएस्ट प्राइम फैक्टर निकाल के दूंगा उसका। तो मैंने कहा देखो भाई मैं सबसे पहले ए सेट के अंदर 12 की बात करूंगा। मुझे कह रहा है रेंज बताओ, तो मैं क्या बताऊंगा? रेंज क्या होती है? सर फंक्शन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ना, उन ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर सेकंड एलिमेंट जो होता है उन सभी का सेट ही क्या होता है? रेंज होता है। या फिर ऐसे समझो कि डोमेन में जो इमेज बनी है किसकी? कोडोमेन वालों, डोमेन में जिनकी इमेज बनी है, जो इमेज बनी है उन सभी का सेट। मतलब 1 की इमेज अगर 2 बनी है, 2 की इमेज मान लो 3 बनी है, तो 2 और 3 क्या है? तुम्हारी रेंज में आ रहा है, ठीक है ना? 2 और 3, इसके अंदर 4, 5, 6 भी हो सकते हैं। मतलब इंटीजर में तो बहुत कुछ मिलेगा तुम्हारे को, बट 2 और 3 तुम्हारे क्या होंगे? रेंज होंगे। ये पूरा कोडोमेन होगा। यहाँ पे दूसरा सेट क्या होता है? कोडोमेन होता है। देखो लॉजिकली समझो चीजों को, बड़ा मजा आएगा फिर क्वेश्चन करते वक्त, तुम्हारे को टेंशन नहीं होगी, तुम बस क्वेश्चन को रटोगे तब दिक्कत आती है। तो मैंने कहा 12 के मैंने फैक्टर किए तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो मैंने कहा इससे मेरे को समझ में आया कि अगर मैंने F12 निकालने की कोशिश की तो आएगा 3। यहां से मेरा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 12,3। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैंने फंक्शन में 12 डाला डोमेन से तो उसकी इमेज क्या बनी? 3 बनी। ओके, क्लियर है सबको? अरे बात क्लियर है क्या? कोई दिक्कत किसी को? देखो इस बात को समझो बैठ के आराम से। अगर देखो तुमने समझ लिया तो मुझे बताओ, अगर मैं 13 की बात करूं तो 13 तो एक खुद प्राइम नंबर है तो उसको तो मैं 13 ही लिखूंगा। तो अगर मैंने F13 निकाला तो आंसर क्या आएगा? 13। तो आप कहोगे यहां से ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 13,13। क्या ये बात क्लियर है? 13 की इमेज क्या है? 13 ही है। फिर आपने कहा सर 14 की बात करो, तो मैंने कहा 14 के प्राइम फैक्टर करूंगा तो 2 इंटू 7 आएगा। 2 और 7 प्राइम नंबर है तो F14 की वैल्यू क्या आएगी? 7 आएगी। तो आप यहां से बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? 14,7। 14 की इमेज क्या है? 7। फिर 15 की बात करेंगे तो 3 5 जा 15 होता है। तो आप यहां से कहेंगे कि F15 की वैल्यू क्या आएगी बच्चा? 5 आएगी। क्या आएगी? 5। तो यहां से आपका ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? 15,5। ओके, सिमिलरली अगर हम बात करें 16 की तो आप बोलेंगे 16 को क्या लिखते थे? 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो यहां से F16 करोगे तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो आप यहां से ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे 16,2। लास्ट 17 बचा है और 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो आप इसको 17 ही लिखेंगे। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि F17 की बात करूं तो 17 ही आएगा। ये यहाँ पे मैं प्राइम फैक्टर लिख रहा हूं इनके, ठीक है ना? यहाँ पे आप बोलोगे कि ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 17,17। अब मेरे से कह रहा है रेंज ऑफ F, फंक्शन की रेंज बताओ। तो मैंने कहा फंक्शन क्या है? पहले f अगर मैं लिखना चाहूं तो fx क्या हो जाएगा मेरा? फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर में क्या बनेगा? 12,3 बनेगा, 13,13 बनेगा, 14,7 बनेगा। देखो आराम से समझो इस चीज को।
यहाँ पे 15,5 बनेगा बच्चा, फिर बनेगा बच्चा 16,2, 17,17। और रेंज क्या होती है? रेंज होती है सर अगर हमने फंक्शन को रोस्टर फॉर्म में लिख लिया, टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है, तो जो ऑर्डर्ड पेयर है उनमें सेकंड एलिमेंट्स का सेट बना दो। तो मैंने कहा 3 आएगा, फिर 13, फिर 7, फिर 5, फिर 2, फिर 17। तुम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हो, वैसे तो बुक के अंदर ये ऐसे ही लिखा हुआ है। ओके, क्लियर है सबको क्वेश्चन नंबर 12? कोई डाउट तो नहीं हो? ओके बच्चा, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। इफ फंक्शन फ्रॉम R to R है, रियल नंबर टू रियल नंबर बी डिफाइंड बाय fx इक्वल x स्क्वायर प्लस 1। मैंने कहा देखो इतनी बात को मैं एक बार ऐसे लिख सकता हूं, फंक्शन फ्रॉम R to R है और fx मुझे गिवन है x स्क्वायर प्लस 1, देन फाइंड f इनवर्स 17, f इनवर्स -3। कहने का मतलब ये है कि डोमेन आपका रियल नंबर है बच्चा। देखो समझो इस चीज को, कंफ्यूज हो सकते हो मेरे हिसाब से। यहां से रियल नंबर है, ये आपका डोमेन है बच्चा, और ये आपका कोडोमेन है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, यहां इनके बीच में फंक्शन डिफाइन है। ये कह रहा है कि कोडोमेन में 17 है तो इसकी प्रीमेज क्या है? ओके, मतलब इस fx में x की जगह क्या डालो कि fx की वैल्यू 17 आ जाए। ओके, मतलब यहां पे लेट कर लो, देखो इसको ऐसे लिखा जाता है कि लेट f इनवर्स 17y है, तो f इनवर्स को इधर भेजोगे तो 17 इक्वल आ जाएगा fy के। अब fy fx दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1, तो fy क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1। ओके, यहां से y स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 17 माइनस 1, y स्क्वायर आ गया तुम्हारा 16, y की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 16, बट बाहर प्लस माइनस जरूर लगा देना, तो ये आ गया प्लस -4। मतलब 4 डालोगे तब भी उसकी इमेज क्या बनेगी? 17। -4 डालोगे तो उसकी इमेज भी क्या बन रही है? 17। एफ इनवर्स का मतलब ये है। ओके, एफ इनवर्स इनवर्स फंक्शन है कि अगर आपके पास 17 किसी की इमेज बन रही है तो 17 की प्री इमेज क्या है, ये बात कर रहा है। आई थिंक बात क्लियर है। तो आप यहाँ पे बोलेंगे इस बात को कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मेथड जो है इसको लिखने का मैंने आपको बता दिया कि लेट कर लेना है, फिर हम ऐसे निकालेंगे। अब आप लिख देंगे सो एफ इनवर्स 17 क्या हो जाएगा? सेट की फॉर्म में लिखा हुआ है, वैसे इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। एफ इनवर्स 17 की वैल्यू क्या आएगी? सेट में लिख दो क्योंकि दो वैल्यूज है, तो आप लिखेंगे -4 कोमा प्लस। ओके, -4 की इमेज भी 17, +4 की इमेज भी क्या है? 17। मतलब ये समझो कि f4 की वैल्यू क्या है? 17 है, ये समझने के लिए है। f-4 की वैल्यू भी क्या है? 17। ये सिर्फ समझने के लिए, मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूँ, कलर कर देता हूँ, ठीक है ना? क्लियर है सबको? अब बात कर लेते हैं किसकी, फिर f इनवर्स -3 की। तो आप कहेंगे f इनवर्स -3 की बात कर रहे हो तो हम लेट कर लेते हैं कि ये z के इक्वल है, x भी ले सकते थे। तो आप यहां से बोलेंगे कि एफ जेड की वैल्यू क्या है? -3 है। सिंस फंक्शन क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहां से एफ जेड क्या हो जाएगा तुम्हारा? जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल -3। जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा? -3 माइनस 1, जेड स्क्वायर हो गया -4, जेड क्या हो गया? प्लस माइनस अंडर रूट -4। हमने कहा साहब ऐसा कोई जेड तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि z जो है वो बिलोंग करना चाहिए किससे? रियल नंबर से। अरे फंक्शन कहां से कहां है? r से r है, तो z रियल नंबर में होना चाहिए। हमने कहा दिस इज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसका मतलब है f इनवर्स -3 क्या है? कुछ नहीं है सर, फाई है। या फिर तुम इसको ओपन ब्रैकेट ऐसे लिख सकते हो। इस बात का मतलब ये है कि अगर आप बात कर रहे हो डोमेन और कोडोमेन में, तो फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग -3 किसी की इमेज है ही नहीं, ये किसी की इमेज है ही नहीं सर। मतलब -3 की कोई प्री इमेज ही पॉसिबल नहीं है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, रियल नंबर टू रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होते तब बात अलग थी। तो यहां से बात क्लियर है। एफ इनवर्स -3 फाई मतलब एम्प्टी सेट की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे कुछ नहीं है सर। ओके, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर 14। लेट ए एक सेट है जिसमें P Q R S है, B एक सेट है जिसमें 1 2 3 है। Which of the following relations from A to B is not a function? कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है? तुमने कहा सेम तरीका है, हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है।
हम ये देखेंगे कि जो ऑर्डर्ड पेयर है उनमें पहला एलिमेंट जो है वो क्या ए सेट से है, दूसरा एलिमेंट है क्या वो बी सेट में है। दूसरी बात, जो ऑर्डर्ड पेयर है उन ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो हमने R1 को देखा, हमें पता है कि R1 एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी है। ओके, R1 क्या है, R1 के अंदर P, 1 है, Q, 2 है, R, 1 है एंड S, 2 है। तो यहां पे देखा P, Q, R, S, तो ऐसे लिख सकते हो P, Q, R, S बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, आप लिखना चाहो तो 1 2 1 2 है तो इसको लिख सकते हो सेट बी। दूसरी बात, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए दैट इज योर डोमेन, ये क्या है तुम्हारा डोमेन है, हैव यूनिक इमेज या इमेजेस इन सेट बी। वो सेट बी में यूनिक इमेज है भाई, यहां पे दिख रही है सबको 1 और 2। हाँ, ये कंफ्यूज मत होता ना कि P की इमेज 1 है, R की इमेज भी 1 है, क्या ये पॉसिबल है? यस, दो एलिमेंट्स की सेम इमेज पॉसिबल है, बट तो एक एलिमेंट की दो इमेजेस पॉसिबल नहीं। यहां पे कंफ्यूजन होता है कई बार बच्चों को, तो इसलिए मैं बात समझा रहा हूं। जैसे ही Q की इमेज 2 है और बच्चा S की इमेज भी 2 है, तो ये रिलेशन में फंक्शन में पॉसिबल है। ओके, क्लियर है सबको? अरे डाउट तो नहीं है ना? तो इट इज ए रिलेशन, दिस रिलेशन इज ए फंक्शन, तो आप लिखेंगे दिस रिलेशन या सो R1 इज ए फंक्शन, ऐसा बोल सकते हो। दिस रिलेशन R1 इज ए फंक्शन। आई थिंक बात क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखो फिर। अब देखो सारे पार्ट्स को आराम से देखेंगे। R2 क्या है? R2 फ्रॉम ए टू बी है। R2 क्या कह रहा है? R2 कह रहा है साहब P, 1 है, ओके, Q, 1 है, ओके, R, 1 है, मैंने कहा ओके, S, 1 है, ओके, मतलब सबकी इमेज 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो सकता है। PQRS है, PQRS ए सेट के सारे एलिमेंट्स हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी क्या एक फंक्शन है? हाँ सर, तो आप लिखेंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए दैट इज योर डोमेन हैव यूनिक इमेज इन सेट बी दैट इज योर कोडोमेन। ये क्या है बच्चा? आपकी कोडोमेन है, तो आप लिख सकते हैं R2 इज ए फंक्शन। और वैसे हमसे वो पूछ रहा है कौन सा फंक्शन नहीं है, वैसे ये बातें लिखना जरूरी है क्योंकि समझना है आपको। थर्ड पार्ट देखो, R3 फ्रॉम ए टू बी है। हाँ सर, R3 क्या गिवन है? P, 1, Q, 2, P, 2, S, 3। P दो बार दिख गया सर हमारे को। पहली बात तो हम ये कहेंगे कि एलिमेंट R, देखो ध्यान से समझना, दो तरीके से इस क्वेश्चन को गलत बता सकते हो। एलिमेंट R इन डोमेन नॉट हैव इमेज इन सेट बी, इन सेट बी। और अगर ऐसा है दैट इज योर कोडोमेन, अगर ऐसा है बच्चा कि आपके पास डोमेन का कोई एक एलिमेंट है जिसकी इमेज नहीं है, तो वो एक फंक्शन नहीं हो सकता। दूसरी बात, एलिमेंट P ऑफ डोमेन हैव टू डिफरेंट इमेजेस, टू डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी कोडोमेन। ये फंक्शन की डेफिनेशन के खिलाफ है, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर R3 इज नॉट ए फंक्शन। R3 एक फंक्शन नहीं है। ओके, देखो सारी बातें बता रहा हूं, कोई भी बात छुपाई नहीं जा रही, आराम से डीपली समझाया जाएगा तुम्हारे को, ठीक है। R3 हो गया, अब R4 की बात कर लो। R4 फ्रॉम ए टू बी बताया है। R4 क्या है? P, 2 है, ठीक है चलेगा। Q, 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। R, 2 है, चलेगा। S, 2 है, चलेगा। भाई तीन एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सारे एलिमेंट्स की इमेजेस है? तो यस, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए दैट इज योर डोमेन हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। कोई दिक्कत नहीं, हमारे को कंफ्यूजन ही नहीं हुआ। अब तो देखो समझ में आ गया होगा तुम्हारे को कोडोमेन। देयरफॉर R4 इज ए रिलेशन।
इज ए फंक्शन, R4 तुम्हारा एक फंक्शन है। ओके, क्लियर है सबको भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर 15, लेट ए एक सेट है 9 10 11 12 13 एंड लेट फंक्शन फ्रॉम ए टू एन, नेचुरल नंबर है n, बी डिफाइंड बाय एफ एन। एफ एन क्या है? द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। सेम है, एफ एक्स था हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स, फाइंड द रेंज ऑफ एफ। बहुत आसान क्वेश्चन है, अब तो अरे किया है ना अपन ने ऐसा क्वेश्चन। तो आप कहेंगे ए सेट हमारे पास क्या है? 9 10 11 12 13 है, फंक्शन फ्रॉम ए टू एन है, और एफ एन क्या है? फंक्शन क्या कह रहा है? हाईएस्ट, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, मतलब कोई भी नंबर डालो एन की जगह, उसका जो प्राइम फैक्टर होंगे उन प्राइम फैक्टर में जो हाईएस्ट होगा वो आपको एफ एन मिलेगा। जैसे मैं अगर 9 की बात करूं तो इसके प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3 होंगे। तो आप अगर F9 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस प्राइम फैक्टर में बड़ा कौन है? 3 है, 3 आएगा। तो यहां से आपका ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? 9,3। ओके, फिर अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 को क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 5। तो अगर आप F10 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या आएगी? आप कहेंगे 5 आएगी। तो यहां से आप ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हैं 10,5। फिर अगर हम बात करें 11 की, तो 11 एक प्राइम नंबर ही है, तो 11 को 11 ही लिखा मैंने। तो F11 की वैल्यू क्या आएगी? 11 आएगी। आप यहां से बोल सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? 11,11। फिर हम 12 की बात करें तो 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आप अगर यहां से F12 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी बच्चा? 3 आएगी। तो आप यहां से लिख सकते हैं 12,3 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। लास्ट आपके पास 13 है, तो 13 को 13 ही लिख सकते हैं। तो आपका F13 क्या हो जाएगा? F13 13 ही रहेगा। तो यहां से आपका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 13,13। अब इन ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर देखो, आप लिखना चाहो तो Fn को लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में? 9,3 10,5 11,11 12,3 एंड 13,13। नहीं लिखोगे तब भी काम चलेगा, बट लिखना सीख लो भाई। तो आप यहां से लिख सकते हैं रेंज ऑफ एफ, फंक्शन की रेंज क्या है सर? ऑर्डर्ड पेयर के अंदर सेकंड एलिमेंट्स का सेट 3 5 11। अब 3 आया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 13 सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, तो हम नहीं लिखेंगे सर। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर 16, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट छुपा है, उसको समझना है। कह रहा है कि द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, एक बार एक छोटा सा काम करते हैं अपन, छोटा सा काम करता हूँ, ध्यान से देखना। फंक्शन बहुत प्यारा है, यहाँ पे मैं इसको एक्स स्क्वायर को बस मुझे ऊपर लिखना है और कुछ नहीं करना। इस चीज को तुम बस थोड़ा सा ध्यान रखना। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देना है अपने को। अब ये कलर इसी से काम चलाओ भाई, एक्स स्क्वायर। ओके, क्या कह रहा है कि फंक्शन एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर हो जाएगा कब? जब एक्स की वैल्यू 0 के बराबर हो और उससे बड़ी हो, और 3 के इक्वल हो और उससे छोटी हो। देखो 0 ग्रेटर देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 3 का मतलब क्या है कि यहाँ पे x की जो वैल्यू वो 0 हो सकती है, 1 2 3 हो सकती है। अब देखो मेरे को यहाँ पे उसने कहीं पे नहीं कहा है कि ये रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल तो नहीं हो सकता, होल नंबर है। तो मैं यहाँ पे एक बार होल नंबर में समझा रहा हूँ, मतलब 0 हो सकती है और 3 हो सकती है, इसके बीच के नंबर सारे लिए जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में कहीं पे ऐसी डिस्कशन नहीं है कि ये रियल नंबर की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू रियल नंबर है या नहीं। ओके, फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है ये भी नहीं कहा है, तो हमें इस बात को ज्यादा डीपली डिस्कस नहीं करना है अपने को, बस कॉन्सेप्ट जितना देखो जितनी इन्फॉर्मेशन है उससे क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, अपने को जरूरी भी नहीं है कि ये होल नंबर है या आपके पास रियल नंबर है। ओके, इस बात का डिस्कशन ज्यादा नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में तो। ओके, अदरवाइज होनी चाहिए थी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कि जो एक्स है वो क्या है, रियल नंबर है या फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन। फिर मुझे कह रहा है फंक्शन 3x रहेगा जब x की वैल्यू 3 के इक्वल और उससे बड़ी हो, 10 के इक्वल और उससे छोटी। द रिलेशन g इज डिफाइंड बाय gx, एक्स स्क्वायर हो जाएगा तब, देखो एक्स स्क्वायर ही लिखा है कि एक बार मैं चेक कर लेता हूं भाई साहब, क्रॉस चेक करना जरूरी है। हाँ, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है जब x की वैल्यू 0 के बराबर है, उससे बड़ी है, और 2 से छोटी और उसके बराबर है। ओके, 3x हो जाएगा gx कब? जब x की वैल्यू 2 के इक्वल है, उससे बड़ी है, 10 के इक्वल और उससे छोटी है। सो दैट f इज ए फंक्शन एंड g इज नॉट ए फंक्शन। देखो सर, फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? देखो फंक्शन होने के लिए एफ एक्स का जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनमें पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है साहब, एक्स की वैल्यू सेम नहीं हो, ये हमें ध्यान में रखना है। दूसरी बात,
कि सर x कहां से लाओगे आप। मैंने कहा यार ये तो कंफ्यूजन है, तो हमने कहा ऑर्डर्ड पेयर तक की इंफॉर्मेशन से चेक करते हैं अपन। मतलब ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान से नहीं देखना। मैंने कहा यहाँ पे सॉल्यूशन में एफ एक्स क्या है, एफ एक्स मेरा है एक्स स्क्वायर, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी और इक्वल है और 3 से छोटी और इक्वल है। 3x हो जाएगा फंक्शन जब x की वैल्यू 3 से बड़ी और 3 के बराबर है और 10 के बराबर और 10 से छोटी है। मैंने कहा अगर मेरे पास x 0 है, ध्यान से देखो, तो एफ एक्स मेरा एक्स स्क्वायर रहेगा। यस और नो? हाँ सर। तो मैंने कहा एफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 स्क्वायर मतलब 0। फिर ऐसे मैं सारी वैल्यू रख सकता हूं 0 से 10 तक, बट मेरे को इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या दिखी, 3 दिखी। देखो ये x3 पे भी डिफाइन है, ये नीचे वाली लाइन भी x3 पे डिफाइन बता रही है। तो मैंने कहा अगर x3 है बच्चा, अब लिखने को हम सारे 0 से 10 तक ऑर्डर पेयर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी लिख सकते हो। एफ एक्स की वैल्यू 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, बट मैं यहाँ पे लॉजिकली बात कर रहा हूँ कि मुझे जहां पे फंक्शन को डिफाइन करना था नहीं करना था वो ध्यान रखना है, अदरवाइज हमें को पूरा लिखना पड़ेगा। भाई देख, क्वेश्चन को अगर रिप्रेजेंट करना है तो पूरा ही लिखते, फिर चलो मैं भी पूरा लिख देता हूँ। मैंने कहा x की वैल्यू 1 है बच्चा, तो एफ एक्स मेरा एक्स स्क्वायर ही रहेगा, इसी कंडीशन में आ रहा है। तो मेरा f1 क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर दैट इज 1। फिर मैंने कहा x की वैल्यू अगर 2 रहेगी तो एफ एक्स क्या रहेगा, मेरा एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो इसका मतलब है f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 स्क्वायर दैट इज 4। फिर मैंने कहा x की वैल्यू अगर 3 है तो एफ एक्स क्या होगा, तो आपने कहा सर एफ एक्स एक्स स्क्वायर भी होगा और आपका जो एफ एक्स है वो 3x भी होगा, क्योंकि x इक्वल 3 पे दोनों जगह सेटिस्फाई हो रही है, ऊपर वाली कंडीशन और नीचे वाली कंडीशन। तो मैंने कहा अगर एक्स स्क्वायर है तो f3 की वैल्यू हो जाएगी 3 स्क्वायर दैट इज 9, और एफ एक्स 3x है तो f3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 3 9। यस और नो? हाँ सर। फिर मैंने कहा x अगर 4 है तो आपने कहा एफ एक्स अगर 4 है तो एफ एक्स जो है वो आपका 3x होगा, क्योंकि x की वैल्यू 4 है, 3 से बड़ी है। तो आपके पास f4 की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 4 12। ओके, x अगर 5 है तो एफ एक्स आपका 3x ही रहेगा, दैट इज f4 की वैल्यू क्या होगी, f5 की वैल्यू, यहाँ पे f5 की वैल्यू क्या होगी बच्चा, 3 इंटू 5 15। ये एनसीईआरटी में भी है, ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में। x की वैल्यू अगर 6 होगी तो f6 क्या हो जाएगा, 3x ही रहेगा। भाई fx 3x की तरह बिहेव करेगा, यस और नो भाई? ये बात बार बार देखो आराम से, fx किसकी तरह बिहेव करेगा, 3x की तरह। तो f6 क्या हो जाएगा आपका, 3 इंटू 6 18 हो जाएगा। फिर मैंने कहा x अगर 7 है तो fx क्या हो जाएगा, 3x की तरह बिहेव करेगा, तो f7 की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 7 दैट इज 21। फिर x की वैल्यू अगर 8 है तो f8 3x की तरह बिहेव करेगा, f8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 8 8 3 जा 24। फिर मैंने कहा बच्चा x अगर 9 है तो fx किसकी तरह बिहेव करेगा, 3x की तरह। तो f9 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 9 दैट इज 27। फिर मैंने कहा x अगर 10 होगा, मैक्सिमम 10 ही अपने पास, तो fx है ना 3x की तरह बिहेव करेगा, तो f10 क्या हो जाएगा मेरा, 3 इंटू 10 दैट इज 30। तो यहां से मैं fx को ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकता हूं, कैसे सर? आप इसको लिखो, 0 इनपुट डाला तो f0 0 आया, तो 0,0। फिर 1 डाला तो 1 आया, फिर 2 डाला तो 4 आया इनपुट, आउटपुट 3 की इमेज 9 ही है। देखो सेम इमेज है तो एक बार ही लिखो, 3,9 दोबारा लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अरे दो ऑर्डर्ड पेयर सेम है और सेम चीजों को सेट में लिखते नहीं अपन, तो मैंने कहा 3,9 ही रहने दो। फिर मैंने कहा 4 इनपुट डाला तो 12 आया, 5 इनपुट डाला तो 15 आया, 6 इनपुट डाला तो 18 आया, 7 इनपुट डाला तो 21 आया, 8 का 24, 9 का 27 और 10 का 30। तो अगर हम इस चीज को देखें, बड़े ध्यान से देखें, तो हमारे को एक चीज समझ में आ रही है कि सर फर्स्ट एलिमेंट्स जो है वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स में डिफरेंट है। तो f जो है वो एक क्या है, फंक्शन है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, सो f इज ए फंक्शन, एफ एक्स इज ए फंक्शन। अब बात करते हैं gx की, किसकी बात करते हैं, gx की। तो उससे पहले मुझे थोड़ी जगह चाहिएगी, तो मैं यहां से इस लाइन को इरेज कर देता हूं, क्योंकि ये लाइन मेरे कोई काम की नहीं है। अरे इरेज हो जा भाई, क्यों मजे ले रहा है? नहीं होगा तो ऐसे कर देंगे हम, ये लो, अब ठीक है। अब चलो, अब अपन थोड़ा काम ले लेते हैं। अरे वाह,
क्या कनेक्शन बैठा है यहाँ पे, देखो कि एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे आ गया। फिर भी मुझे एक बार दोबारा लिख देना है इसको, ताकि तुम्हारे को कोई क्लियरिटी रहे यार, तुम टेंशन में आ जाते हो सर ये गलत लिखा हुआ है, कमेंट आते हैं, तो इसलिए वजह से मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ध्यान रखता हूँ। ओके नाउ अब मुझे जी एक्स क्या गिवन है सर, सॉल्यूशन में आप लिखोगे जी एक्स हमारे को गिवन है एक्स स्क्वायर हो जाएगा जब x की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी हो और 2 से छोटी हो। फंक्शन 3x की तरह बिहेव करेगा, या रिलेशन gx की तरह 3x की तरह बिहेव करेगा जब x की वैल्यू 2 और 2 से बड़ी हो और 10 और 10 से छोटी हो, 10 हो और 10 से छोटी हो। तो मैंने कहा अगर x मेरा 0 है तो gx मेरा x स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा, तो g0 की वैल्यू आएगी 0 स्क्वायर 0। ओके, ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा 0,0। अगर मेरा x 1 है तो g1 क्या होगा मेरा, या मैं ऐसे बोलूं एक बार आपको कि gx कैसा होगा मेरा, तो आप कहेंगे gx आपका x स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा, तो g1 की वैल्यू क्या आएगी 1 स्क्वायर 1 आएगी। फिर मैंने कहा बच्चा x अगर 2 है तो g2 क्या हो जाएगा, gx क्या रहेगा, तो आपने कहा x स्क्वायर ही रहेगा, तो आपका g2 क्या आएगा 2 स्क्वायर 4 आएगा। बट एक बच्चा बोला सर 2 तो यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब मेरा gx जो है वो बिहेव करेगा 3x के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे g2 दोबारा निकाला तो वो आ गया 3 इंटू 2 6। तो मैंने कहा इस इंफॉर्मेशन के ऑर्डर पेयर बना 2,4, इस इंफॉर्मेशन का ऑर्डर पेयर बना 2,6। तो मैंने कहा बाकी आगे वाले लिखने चाहो तो लिख सकते हो, बट यहाँ पे मैंने लिख दिया कि सिंस टू हैव टू डिफरेंट images 4 and 6, so gx is not a function। आई थिंक बात क्लियर है भाई। ऑर्डर्ड पेयर में पहले दो एलिमेंट सेम नहीं होनी चाहिए ना, 2 की इमेज 4 भी है 2 की इमेज 6 भी है, तो ये एक फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो नहीं है। तो इसी बात को अपने ध्यान में रख के यहाँ पे क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। तुम चाहो तो आगे x की वैल्यू 3 4 5 6 लेके प्रॉपर gx को लिख सकते हो, फिर लास्ट में तुम बता सकते हो। अगर तुम्हारे पास देखो अगर तुम्हारे को समझ में आ गया तब तो तुम लिख सकते हो, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, तुम बाकी का क्वेश्चन कर लेना, एनसीईआरटी में भी सेम क्वेश्चन है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर है, तो बताइए एफ 1.1 माइनस एफ 1 डिवाइड बाय 1.1 माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी। मैंने कहा 1.1 माइनस 1 तो मैं कर सकता हूं, बट एफ 1.1 क्या होगा। तो मैंने कहा सॉल्यूशन में सबसे पहले कि एफ एक्स क्या है आपका एक्स स्क्वायर है, तो अगर मुझे एफ 1.1 की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगी 1.1 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं 1.1 इंटू 1.1। इसको मैं और डीपली लिखूं तो 11/10 इंटू 11/10 लिख सकता हूं, 11 इंटू 11 121, 10 इंटू 10 100, तो इसकी वैल्यू आ गई 1.21। फिर मैंने कहा f1 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो वो तो 1 स्क्वायर ही होगी, दैट इज 1। तो हमारे पास f1.1 माइनस f1 डिवाइड बाय 1.1 माइनस 1 की वैल्यू निकाली जा सकती है। हाँ सर निकाल सकते हैं। मैंने कहा f1.1 की वैल्यू रख दो 1.21 है, माइनस f1 की वैल्यू 1 है डिवाइड बाय 1.1 माइनस 1। 1.21 में से 1 माइनस करोगे तो 0.21 आएगा, नीचे 1.1 में से 1 माइनस करोगे तो 0.1 आएगा, ऊपर वाले का डेसिमल रिमूव करोगे तो 21/100 इंटू नीचे वाले का डेसिमल रिमूव करो 1 का, देखो 0.1 है 1 हो गया, तो ये डेसिमल का जो 10 बनेगा वो ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 21/10, जिसको तुम लिख सकते हो 2.1। तो आप लिखोगे सो f1.1 माइनस f1 डिवाइड बाय 1.1 माइनस 1 की वैल्यू क्या आ रही है 2.1। ओके, यहाँ पे कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं थी, फिर भी अगर किसी को हो तो एक बार चेक कर लो, आराम से समझ लो, कोई डाउट आए तो कमेंट करके पूछ सकता है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्सप्रेस द फंक्शन f फ्रॉम x टू r गिवन बाय fx क्या है x³ + 1 एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स वेयर x इज दिस। मतलब इस फंक्शन को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख के देना है, तो बहुत आसान है। तो आप कहेंगे सॉल्यूशन में कि फंक्शन फ्रॉम x टू r है, x टू r है, वेयर x की वैल्यू क्या है, x एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है -1 0
3, 9 एंड 7। और फंक्शन एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1। अब एक्स की वैल्यू कहां से लाओगे सर, डोमेन से। तो मैंने कहा एक्स की वैल्यू अगर -1 है तो एफ ऑफ -1 क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब प्लस 1। तो -1 का क्यूब तो -1 होता है, +1 दैट इज 0। तो यहां से आपका ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, -1, 0। फिर आपने x की वैल्यू 0 डाली तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 क्यूब प्लस 1 दैट इज 0 प्लस 1 इट इज 1। फिर आपने x की वैल्यू 3 डाल दी बच्चा, तो f3 क्या हो जाएगा, 3 क्यूब x का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब 27 प्लस 1 इज 28। फिर आपने x की वैल्यू 9 डाल दी बच्चा, तो f9 क्या हो गया तुम्हारा, 9 क्यूब प्लस 1। अब 9 का क्यूब कितना होता है, 9 9 जा 81 इंटू 9 दैट इज 729 प्लस 1 इट इज 730। तुमसे रेंज भी पूछ सकता था इसकी। x की वैल्यू 7 डालनी है तो f7 क्या हो जाएगा, 7 क्यूब प्लस 1, और 7 का क्यूब 343 होता है क्या, प्लस 1, ये हो जाएगा बच्चा आपका 44 सॉरी नॉट 344। ओके नाउ काम हो गया सर। तो हम यहाँ पे फंक्शन लिख सकते हैं, एफ एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, सर एफ एक्स हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर में -1 की इमेज 0 है, 0 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 28 है, और 9 की इमेज 730 है, और लास्ट में 7 की इमेज 344। ओके, तो इसी के साथ एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, ताकि वीडियोस आपको मिलते रहे, मुझे ढूंढना नहीं पड़े। तुम मुझे नहीं ढूंढो, इसलिए सब्सक्राइब करके रखो। ओके, तो ये था आपकी एक्सरसाइज 3.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। थैंक यू।